Hey cultivators, welcome back to another video of Tales of Herding Gods. And I hope कि आप लोग अच्छे और बहुत मजे में होंगे। तो जैसा कि हमने टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड्स के लेटेस्ट एपिसोड में देखा था, चिन्मू की बेच बैटलफील्ड की न्यू जर्नी में निकल गई थीं, जहां पर उनकी फाइट बहुत से लिविंग बीन्स से होती है, जिसे मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने इससे पहले का एपिसोड चेकआउट नहीं किया है, तो पहले जाओ और उसे देख लो। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट नॉवल एपिसोड में देखा था, किन म्यू सैक्रिफिशियल ऑल्टर पर पहुंच चुका था, दोनों हाथों में नाइफ थामे, और जैसे ही उसने हाथ उठाया, ह्यूमन हेड नीचे लुढ़क गया। बैटल टेक्निक एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। अब नॉवल में आगे इस सैक्रिफिशियल ऑल्टर पर, जो बहुत बड़ी नहीं थी, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल नाइफ लाइट चमक रही थी। हॉरिजॉन्टल नाइफ लाइट ने उस डाओइस्ट का सिर काट दिया, जबकि वर्टिकल नाइफ लाइट ने एक अन्य फीमेल डाओइस्ट का सिर काट दिया। वह फीमेल डाओइस्ट सिक्स डायरेक्शंस रेल्म की एक डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर्स थी, और हालांकि उसने पहले कभी बैटल टेक्निक्स की कल्टीवेशन नहीं की थी, उसके फॉरहेड पर एक गोल्डन चेन लटक रही थी, और उस गोल्डन चेन के बीच में एक रत्न था। इस रत्न से लाइटनिंग फूट पड़ा और उसने किन म्यू के नाइफ को रोक दिया। किन म्यू ने अपना नाइफ खींचा और उस फीमेल डाओइस्ट के फॉरहेड से खून बहने लगा। उसकी लाइफ फोर्स तुरंत फूट पड़ी और उसके दूसरे हाथ में घोड़े की पूंछ का धागा अनगिनत पंखुड़ियों वाले फूल की तरह खिल उठा। घोड़े की पूंछ के धागे के थाउजेंड्स ऑफ थ्रेड्स किन म्यू की ओर चुभ गए। उसके हमले शुरू हो गए और उसने सोर्ड की काउंटलेस सोर्ड लाइट को अपने ऊपर हावी होते देखा। स्टॉर्मी सिटीज में अक्रॉस मिडनाइट की लड़ाई, किन म्यू के फुटस्टेप्स बढ़े और वह उस घोड़े की पूंछ वाले हॉर्सटेल से अवॉइड करते हुए, जो उसकी ओर बढ़ रही थी, उस फीमेल डाओइस्ट की लाश के पीछे चला गया, जो अभी तक जमीन पर नहीं गिरी थी। उस फीमेल डाओइस्ट की लाश के पीछे एक डाओइस्ट खड़ा था। वह डाओइस्ट पहले ही होश में आ चुका था और उसकी कमर पर बंधी थैली से येलो जॉस पेपर्स उड़कर बाहर आ गए। लेकिन इसी समय किन म्यू ने अपने नाइफ फेंक दिए और अपनी उंगलियों को जोड़कर वार किया। उसकी उंगलियों की वाइटल ची अतुलनीय रूप से शार्प सोर्ड लाइट में बदल गई और उस डाओइस्ट की भौहों के बीच से होकर गुजर गई। किन म्यू के पीछे एक ड्रैगन और एक एलिफेंट आकाश में उड़े। जैसे ही युन क्यू हाथी पर चढ़ा, ड्रैगन ने उसे घेर लिया और एक फीमेल डाओइस्ट की ओर बढ़ गया। जब उसने फीमेल डाओइस्ट को डेविल गॉड की मूर्ति पर पटक दिया, तो एक जोरदार धमाका हुआ। उस फीमेल डाओइस्ट ने खून थूका और उसकी वाइटल ची फूट पड़ी, जिससे वह दूर जा गिरा। वह उसे मारने ही वाली थी कि एक सोर्ड लाइट चमकी और उसके गले पर पड़ी, जिससे हल्की सी खनक की आवाज आई। इस फीमेल डाओइस्ट की वाइटल ची इतनी डेंस थी कि उसने अपनी वाइटल ची का इस्तेमाल करके इस सोर्ड को रोक दिया। लेकिन अगले ही पल चेन वानियुन उसके पास आ गया और सोर्ड की हिल्ट पकड़ ली। उसने पूरी ताकत से उसे डेविल गॉड की मूर्ति पर धकेल दिया और जोर से अपनी सोर्ड खींच ली, जिससे ब्लड लाइट फूट पड़ी। वुल्फ स्लेव भेड़िया दास का शरीर चमक उठा और वह मूर्ति के सिर पर कूद पड़ा। उसके दो डेविल नाइव्स अप्रत्याशित रूप से अपीयर और डिसअपीयर होते रहे और वह नीचे की ओर वार करने लगा। इसी बीच यू किंग होंग वुल्फ स्लेव के शोल्डर्स पर खड़ी हो गई और उसकी पीठ पर रखे सोर्ड्स के डिब्बे से शार्प सोर्ड्स निकलकर ड्रिल सोर्ड फॉर्म में बदल गईं और नीचे एक डाओइस्ट पर वार करने लगीं। उस डाओइस्ट ने ऑल्टर पर ठोंकी एक वाइट बैनर पकड़ी और उसे उलटी पकड़ में थाम लिया। वाइट बैनर कांप उठी और बैनर पर लगे रून चमक उठे और अजीब लाल सांपों की तरह तैरकर उन दो डेविल नाइव्स को ब्लॉक करने लगे। इसी बीच यू किंग होंग का ड्रिल सोर्ड फॉर्म बैनर में घुस गया और उसकी आइज ब्राउ के बीचों बीच छेद बना गया। उसी समय सी युन शियांग एक फैंटम की तरह वहां से गुजरा और एक स्ट्रेंज मुद्रा के साथ बार बार प्रहार किया, जिससे एक अन्य फीमेल डाओइस्ट की डेथ हो गई। उसकी सभी हड्डियां टूट गईं। चेन वान्युन का दिल उछल पड़ा जब उसने यह देखा। जूनियर सिस्टर सी ने अपनी एबिलिटीज को अच्छी तरह से छुपाया है। उनकी कल्टीवेशन एक्सट्रीमली पावरफुल है। वह एक दूसरे डाओइस्ट की ओर झपटा और डाओइस्ट अचानक ऑल्टर से नीचे कूदकर भाग गया। उसके पीछे येलो जॉस पेपर सैक्रिफिशियल ऑल्टर की ओर उड़ गया। चेन वान्युन ने तुरंत उसका पीछा किया, लेकिन येलो जॉस पेपर एक के बाद एक एक्सप्लोड हो गए, जिससे वह रूथलेसली उड़ गया। दूसरी ओर योन क्यू उस डाओइस्ट को रोकने के लिए आगे बढ़ा और उसने उस डाओइस्ट का रास्ता रोकने के लिए ग्रेट 5 प्लेटफॉर्म मुद्रा का प्रयोग किया। उस डाओइस्ट ने उपहास किया
और अपनी पांचों उंगलियां फैला दीं। उसकी पाल्म के हार्ट से थंडर फूटी और युन क्यू की सोल को झकझोर दिया। उस डाओइस्ट ने अपना मन शांत किया और सख्ती से चिल्लाया, यंगर जनरेशन का एक बंच जो वास्तव में सिक्स फ्यूजन रेल्म तक भी कल्टीवेशन नहीं कर पाया है। जैसे ही उसने यह कहा, उसके हार्ट के किसी कोने में एक सिहरन सी दौड़ गई और उसने सिर नीचे किया तो देखा कि एक सोर्ड उसकी छाती में घुस गई है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कब उसके पीछे वाला आदमी उस पर टूट पड़ा। किन म्यू ने अपनी सोर्ड निकाली और वह व्यक्ति बड़बड़ाया, ग्रेट बॉडी टेक्निक। जब उसने यह कहना समाप्त किया तो वह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी सांसें रुक गईं। किन म्यू ने अपनी सोर्ड म्यान में वापस रख दी और ऑल्टर पर वुल्फ स्लेव यू किंग होंग और सी यून शियांग अभी भी दूसरे डाओइस्ट को मार रहे थे। उन्होंने ऑल्टर के चारों ओर चक्कर लगाया और देखा कि डेविल गॉड की स्कल्पचर के चारों ओर लाशें पड़ी थीं। कुछ डाओइस्ट्स को जमीन पर गिराकर डेविल गॉड की मूर्ति पर कीलों से ठोंक दिया गया, कुछ डाओइस्ट्स को सफेद झंडे पर लटका दिया गया और कुछ को गूदे के ढेर में बदल दिया गया। कुछ के सिर लोहे के हथौड़े से कुचल दिए गए और सबकी मौत अलग अलग हुई। तीनों सहम गए और सियुन शियांग ने गंभीर भाव से लाशों का निरीक्षण किया। ये लाशें किन म्यू के रूथलेस अटैक का एक ही पल में शिकार हो गई थीं और अपनी डिवाइन आर्ट्स दिखाने से पहले ही मर गईं। वे सभी मूल रूप से सिर्फ एक ही चाल से मर गए। उसने मन ही मन सोचा और किन म्यू को देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं। 13 डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर्स। भले ही उनकी बैटल टेक्निक्स मजबूत न हो, डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर्स आखिरकार डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर्स ही थे। हालांकि सभी कहते थे कि अगर किसी स्पेल स्कूल के स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिशनर को बैटल टेक्निक के स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिशनर्स ने घेर लिया तो उसकी मौत निश्चित है। ये तो बस सामान्य बातें थीं। यदि रेल्म में डिफरेंस होता तो बैटल टेक्निक्स अपोनेंट की डिफेंसिव डिवाइन आर्ट्स को भेदने में सक्षम नहीं होती। यद्यपि उन्होंने दुश्मनों को बिना तैयारी के पकड़ लिया था, फिर भी किन म्यू की बैटल क्षमता बहुत स्ट्रांग थी। उसकी स्पीड भी बहुत फास्ट थी। किन म्यू ने अपनी जूनियर प्रोटेक्टर सोर्ड को हिलाया और सोर्ड पर लगा ब्लड झाड़ दिया। सोर्ड म्यान में वापस डालते हुए उसने कहा, बैटलफील्ड साफ करो और डेविल गॉड की मूर्ति को तुरंत डिस्ट्रॉय कर दो। जैसे ही उसने यह कहा, अचानक पास ही से एक जोरदार धमाका हुआ। ब्लैक फॉग के बीच ब्लड की रोशनी चमक उठी, जिसने डेंस ब्लैक फॉग को ब्लड रेड में रंग दिया। वह ब्लड लाइट 300 गज से भी अधिक ऊंची थी और वे उसे माउंटेन दर्रे पर खड़े होकर भी स्पष्ट रूप से देख सकते थे। एक टेरिफाइंग पावर किसी दूसरे वर्ल्ड से उमड़ती हुई आई और उस स्थान पर प्रहार किया जहां से ब्लड लाइट फूट पड़ी थी। इसके बाद ब्लड लाइट के चारों ओर बिजली कड़कने के साथ ही गड़गड़ाहट की आवाजें सुनाई दीं। ये लाइटनिंग बोल्ट थे जो टेरिफाइंग पावर द्वारा स्पेस से कंप्रेस्ड होकर बाहर आ गए थे। अगर पावर बहुत स्ट्रांग होती तो वाइब्रेटिंग फोर्स स्पेस को कंप्रेस्ड कर देता और स्पेस को अनस्टेबल बना देता। जब स्पेस अनस्टेबल हो जाता था तो स्पेस में छिपी लाइटनिंग फूट पड़ती थी। सबकी एक्सप्रेशन स्तब्ध रह गईं जब उन्होंने देखा कि एक विशाल शरीर धीरे धीरे वहीं खड़ा हो रहा है जहां ब्लड लाइट और लाइटनिंग के कौंधे जमा हो रहे थे। वह एक डेविल गॉड था जिसके सिर पर सींग थे और जिसके 4 हाथ और 4 पैर थे। हालांकि वह केवल एक मूर्ति थी, उसके शरीर से ऊंची ऊंची लपटें निकल रही थीं, मानो कोई डेविल गॉड इस दुनिया में उतर आया हो। यह डेविल गॉड जो उतरा था इस डियर माउंटेन से भी ऊंचा था और उसके शरीर से स्मोक निकल रहा था। स्मोक में फ्लेम्स और लाइटनिंग की किरणें भी मिली हुई थीं। इसी बीच ब्लड लाइट आकाश में उड़कर उसके सिर के ऊपर लटक गई। एक और जगह थी जहां ग्रेट माउंटेन सेक्ट एक और डेविल को समन कर रहा था। किन म्यू के अंग आइसी कोल्ड हो गए। दूसरी ओर ग्रेट माउंटेन सेक्ट के डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर्स अपना स्पेल चलाने में सफल हो गए थे और उन्होंने डेविल गॉड को बुला लिया था। उस भव्य डेविल गॉड की निगाहें आपस में गूंथी हुई बिजली की कौंधों जैसी थीं। जहां भी उसकी निगाह पड़ती, सारे पेड़ और चट्टानें एक झटके में राख में बदल जातीं। किन म्यू ने एक धुंधली ब्रेथ छोड़ी और धीमी आवाज में कहा, स्ट्रिप। हर कोई थोड़ा स्तब्ध था और भिक्षु युन क्यू ने बुदबुदाया, मुझे फिर से कपड़े उतारने होंगे। सी यूनशियांग उसकी बात समझ गए और उन्होंने तुरंत जमीन पर पड़ी लाश के कपड़े उतार दिए। बाकी लोग भी तुरंत किन म्यू की बात समझ गए और जल्दी से ग्रेट माउंटेन सेक्ट के डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर के कपड़े उतार दिए। किन म्यू ने ग्रेट माउंटेन सेक्ट के डिसाइपल्स के कपड़े भी पहने थे और धीमी आवाज में निर्देश देते हुए कहा,
उन वाइट बैनर्स को उखाड़ फेंको और टैलिस्मैन ट्रेजर्स को बैकअप के रूप में उठा लो। चेन वानयुन और बाकी लोग व्हाइट बैनर्स उखाड़ने और टैलिस्मैन ट्रेजर्स उठाने के लिए आगे बढ़े। जब वे सब तैयार हो गए तो उन्होंने देखा कि डेविल गॉड नदी की सतह की ओर तेजी से बढ़ रहा है और सर्जिंग रिवर की विशाल लहरों को आकाश में हिला रहा है। सबके चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए और ड्रैगन कलिन भी दौड़कर वहां पहुंच गया। किनम्यू ने जल्दी से कहा, हमें यहाँ से तुरंत चले जाना चाहिए। ये जगह अब हम 5 एलिमेंट्स रेल्म के स्कॉलर्स के लिए नहीं है। क्या आपके पास कोई ऐसी वस्तु है जो आपको एक इंपीरियल स्कॉलर के रूप में दर्शाती हो? वो सब मुझे दे दो। यून क्यू ने अपना पास और बुक टैबलेट निकालते हुए बुदबुदाया, क्या हम सचमुच सदर्न बॉर्डर पर जाकर खुद को मौत के घाट उतार देंगे? किन म्यू ने सबके पास और बुक टैबलेट अपनी थौटी की बोरी में रख ली और कहा, हम सदर्न बॉर्डर से एक चक्कर लगाएंगे। इस बैटलफील्ड से गुजरने के बाद हमें बस रिवर क्रॉस करनी होगी और रिवर के नॉर्थ में पहुंचकर हम सेफ रहेंगे। उसने एक धुंधली सांस छोड़ी और उन्हें हटने का आदेश देने ही वाला था कि उसकी नज़र डेविल गॉड की मूर्ति पर पड़ी जो अब भी पूरी हो चुकी थी। उसका दिल कांप उठा और उसने उस मूर्ति को उठाकर ड्रैगन कलिन की पीठ पर बांध दिया। सभी लोग उदास मन से उसके पीछे पीछे पहाड़ी की तलहटी से होते हुए दक्षिण की ओर बढ़ रहे थे। लगभग 3-4 मील चलने के बाद वे आखिरकार ब्लैक फॉग से घिरे इलाके से बाहर निकल आए। 3-4 मील और आगे चलकर किनम्यू ने पीछे मुड़कर देखा तो ब्लैक फॉग एक विशाल काले कड़ाही की तरह था जो सर्जिंग रिवर के चारों ओर फैला हुआ था और किनारों के दोनों ओर से घिरा हुआ था। ब्लैक फॉग के बीच में एक इनॉर्मस गेट था जो लाइफ एंड डेथ के बीच का रास्ता खोलता था तथा नेदरवर्ल्ड के गेट से जोड़ता था। मुझे आश्चर्य है कि लिजो में कितने लोग सरवाइव कर पाए, किनम्यू ने मन ही मन सोचा। कुछ देर बाद किनम्यू अचानक रुक गया। आर्मी यहाँ है। यून क्यों खुश हुआ? आर्मी? हमारी इटर्नल पीसेस की आर्मी? किनम्यू ने अपना सिर हिलाया और आगे की ओर इशारा किया। विद्रोही आर्मी। सबने आगे देखा। दर्जनों जहाज उनकी ओर उड़ रहे थे। जहाजों पर गोनफानोन लहरा रहे थे और हर जहाज के इर्द गिर्द स्ट्रेंज बीस्ट्स आसमान में उड़ रहे थे। अजीबोगरीब आकार प्रकार के स्ट्रेंज बीस्ट्स थे जिनकी कई प्रजातियां थीं। इस बीच आर्मी के नीचे आकाश में मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिशनर्स और डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर्स द्वारा सजी सोल्जर्स की कतारें थीं। सोल्जर्स के बीच विशाल बीस्ट्स थे जो विशाल गोलाकार चट्टानों से बंधे हुए थे। ये बीस्ट्स दर्जनों गज ऊंचे थे और हिलते हुए पहाड़ों जैसे थे। उनके हर कदम के साथ जमीन लगातार कांप रही थी। किनम्यू और बाकी लोग एक तरफ खड़े हो गए और सर्जिंग रिवर के बैटलफील्ड की ओर बढ़ रही इस विशाल आर्मी को जाने दिया। एक जहाज पर खड़े एक जनरल ने बिजली जैसी नजरें उठाकर किनम्यू और बाकी लोगों को घूरा और फिर अपने बगल में खड़े ऑफिसर से पूछा, ये लोग कौन हैं? उसके बगल में खड़े ऑफिसर ने किनम्यू और बाकी लोगों पर एक नजर डाली और कहा, ये ग्रेट माउंटेन सेक्ट के डिसाइपल्स लग रहे हैं। मैं उनसे पूछने नीचे जाता हूँ। ये जनरल जहाज से नीचे कूदा और हर बार जब उसका पैर जमीन पर पड़ता तो उसके पैरों के नीचे एक गोल्डन लोटस खिल जाता। हर कदम पर लोटस खिलता हुआ वह किनम्यू और बाकी लोगों के पास कदम कदम पर चलता गया, जिससे सभी को डिजास्टर के सामने डर और घबराहट का एहसास हुआ। यह 7 स्टार्स रेल्म का एक ग्रेट एक्सपर्ट था जो वॉइड पर कदम रख सकता था। अगर वह उन्हें मारना चाहता तो यह धूल के एक कण को उड़ाने जितना ईजी था। उस ऑफिसर ने ड्रैगन कैलिन की पीठ पर डेविल गॉड की मूर्ति देखी और ठंडे स्वर में पूछा, ग्रेट माउंटेन सेक्ट के डिसाइपल्स, बिना लड़े भाग रहे हो, तुम्हें कैसे पनिश्ड किया जाना चाहिए? किनम्यू ने झुककर न तो दास्तापूर्ण और न ही दबंग लहजे में उत्तर दिया, हमारे ग्रेट माउंटेन सेक्ट ने अपनी पूरी कोशिश की है। हमने बैटल में सहायता के लिए पहले ही एक डेविल गॉड को बुला लिया है। न केवल हम दोषी नहीं हैं, बल्कि हमने एक पुण्य का काम किया है। उस ऑफिसर ने ठंडी सांस ली। हालांकि आप बैटल से बच निकले हैं, यह एक ऐसा अपराध है जिसके लिए मौत की सजा दी जा सकती है या मौके पर ही आपका सिर कलम कर दिया जाना चाहिए। किनम्यू के चेहरे पर दुख और आक्रोश के भाव थे। उन्होंने सफर करते हुए कहा, लीजो के स्नीक अटैक में हम पर बहुत अत्याचार हुए और मेरे 13 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स में से 7 युद्ध में मारे गए। अब हम सिर्फ 6 ही बचे हैं। जब हम अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं तो आपके लोग कहाँ हैं? हमारा ग्रेट माउंटेन सेक्ट पहले ही नष्ट हो चुका है और सिर्फ हम ही बचे हैं।
क्या आप सचमुच चाहते हैं कि हम सब वहीं मर जाएं? जनरल, हमारे ग्रेट माउंटेन सेक्ट के लिए कुछ सीड्स छोड़ दीजिए। जनरल थोड़ा हिचकिचाया और अपना सिर उठाकर ऊपर देखने लगा। आकाश में शिप पर उस जनरल ने गंभीरता से कहा, ग्रेट माउंटेन सेक्ट में पहले से ही बहुत कम लोग हैं, इसलिए इस बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। उन्होंने युद्ध में सहायता के लिए एक डेविल गॉड को समन करके पहले ही एक महान कार्य कर दिया है। उन्हें जाने देने से पहले अपनी पहचान की पुष्टि के लिए उनके मंत्रों का प्रयोग कर लें। चेन वान युन, युन क्यू और बाकी लोग पसीने से तरबतर हो गए। उन्होंने ग्रेट माउंटेन सेक्ट के मंत्रों से पहले कभी कल्टीवेट नहीं की थी। किन म्यू ने एक टैलिज्म ट्रेजर निष्पादित किया और जनरल की आवाज सुनाई दी, टैलिज्म ट्रेजर नहीं, स्पेल। किन म्यू की वाइटल चुआई प्रवाहित हुई और उसकी वाइटल ची एक रून में बदल गई, जो डेविल गॉड की मूर्ति के शरीर पर चमक उठी, जिससे डेविल गॉड की मूर्ति पर एक रून प्रकाशित हो गया। उस जनरल ने झुककर कहा, जनरल शियाओई, यह वास्तव में गोस्ट ट्रांसफरिंग गॉड डिस्पैचिंग रून्स कमांड है, जो ग्रेट माउंटेन सेक्ट की कमान संभाल रहा है। जहाज पर जनरल शियाओई ने हाथ हिलाकर कहा, उन्हें जाने दो, आर्मी ले जाओ और लिजोऊ पर हमला करो। रुको! जनरल शियाओई की नज़र किन म्यू और बाकी लोगों पर पड़ी। उनके होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। उन्हें हेवन वेव सिटी भेज दो और उन्हें वहां भी एक डेविल गॉड को बुलाने दो। हेवन वेव सिटी? किन म्यू और बाकियों के चेहरे पर एक हल्का सा भाव आया। उन्हें लगा जैसे वे वुल्फ के झुंड से बचकर टाइगर्स की माद में पहुंच गए हों। जनरल शियाओई मुस्कुराए, ग्रेट माउंटेन सेक्ट का गोस्ट ट्रांसफरिंग गॉड डिस्पैचिंग रून्स कमांड, रून प्रेषण आदेश वास्तव में पावरफुल है। हेवन वेव सिटी भी ऑपोजिट तट पर अटैक कर रही है, इसलिए यदि कोई डेविल गॉड उनकी सहायता कर रहा हो तो हेवन वेव सिटी में हताहतों की संख्या बहुत कम होगी। लिंडिंग, तुम उनका अनुसरण करोगे? उस ऑफिसर ने तुरंत स्वीकार किया। जनरल शियाओई ने हाथ हिलाकर आर्मी को आगे बढ़ने दिया। किन म्यू और बाकी लोगों ने झुककर प्रणाम किया और जब सेना गुजर गई तो ऑफिसर लिंडिंग मुस्कुराए, जूनियर ब्रदर्स, चलो हीवन वेव सिटी की ओर चलें। किन म्यू की एक्सप्रेशन अपरिवर्तित रही और उन्होंने कहा, प्लीज ऑफिसर लिन। लिंडिंग मुस्कुराया, तुम्हारे ग्रेट माउंटेन सेक्ट ने एक पुण्य कार्य किया है और भले ही तुम में से कुछ ही बचे हैं, फिर भी तुम बैटल में हमारी सहायता के लिए डेविल गॉड को समन सकते हो। तुम लोग निश्चित रूप से अपने सेक्ट को पुनः रीएस्टैब्लिश करोगे और चमकोगे। हालांकि तुम अभी भी काफी यंग हो, मैं इस तरह की मिराक्युलस एबिलिटी की एडमायर करता हूँ। किन म्यू ने ग्लोरी से भरे चेहरे के साथ जोर से हंसते हुए कहा, हम ऑफिसर के लकी वर्ड्स के ऋणी हैं। सही कहा ऑफिसर, मैं देख रहा हूं कि आपकी उम्र ज्यादा नहीं है, फिर भी आपका कल्टीवेशन हाई है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि अब ऑफिसर का रियल्म क्या है? पीक ऑफ 7 स्टार्स रियलम। हालांकि सेलेस्टियल बीइंग रियल्म तक आगे एडवांस करना हमेशा कठिन होता है। लिंडिंग ने दुख से आह भरी। सेलेस्टियल बीइंग कठोर है और अब जब वर्ल्ड में उथल पुथल मची है तो हमें हेवेंस की ओर से एनफोर्स जस्टिस लागू करना होगा, इंपीरियल कोर्ट के लॉज और डिसिप्लिन को दुरुस्त करना होगा और उस विश्वासघाती इंपीरियल प्रिसेप्टर से छुटकारा पाना होगा। यह एक चांस है और मैं इस चांस का फायदा उठाकर कोई बड़ी सफलता हासिल कर सकता हूँ। तुम लोग भले ही यंग हो, लेकिन तुम्हें भी इस चांस का पूरा फायदा उठाना होगा। उन्होंने सभी को कुछ उलझन में देखा और गंभीरता से कहा, एंशिएंट टाइम से ही बैटलफील्ड से ही हीरोज पैदा होते रहे हैं। दुनिया जितनी अराजक होती है, सुधार उतना ही आसान होता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिशनर्स आपस में टकराते हैं, उनके फिलॉसफीज आपस में टकराते हैं और सभी प्रकार की डिवाइन आर्ट्स, पाथ्स और स्किल्स उभर आते हैं, जिससे व्यक्ति के क्षितिज का विस्तार होता है, उसका नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ता है। स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिशनर्स का प्रेशर, लाइफ एंड डेथ का प्रेशर, हमें तीव्र दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने और निरंतर सुधार करने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, आपके ग्रेट माउंटेन सेक्ट के गोस्ट ट्रांसफरिंग गॉड डिस्पैचिंग रून्स कमांड, जो रून आदेश भेज रहे हैं, शांति के समय में इस प्रकार का मंत्र कौन एग्जीक्यूट करेगा? यह जितना अधिक अराजक होगा, उनके एग्जीक्यूट होने की उतनी ही अधिक संभावना होगी, तभी व्यक्ति इम्प्रूव कर पाएगा। चेन वान्यून और बाकी लोगों को लगा कि उनकी बातें बहुत लॉजिकल थीं। इस बार गोस्ट ट्रांसफरिंग गॉड डिस्पैचिंग रून्स कमांड, रून आदेश प्रेषित करते हुए इस तरह के उपेक्षित मंत्रों ने वास्तव में उनके होराइजन्स को व्यापक बना दिया था। ग्रेट माउंटेन सेक्ट के एक्सटर्मिनेट के बाद उनके बचे हुए अनुयायी वास्तव में बैटल में सहायता के लिए एक डेविल गॉड को समन कर सकते थे।
उस डेविल गॉड का बैटल प्राविस कितना अद्भुत था। एक साधारण सा मंत्र वास्तव में ऐसी एस्टॉनिशिंग पावर उत्पन्न कर सकता है जो उन्हें सचमुच हिलाकर रख दे। इसके अलावा सोल गाइड भी एक साधारण मंत्र था जिसमें ज्यादा शक्ति नहीं थी। जब वे फ्लोर ऑफ हेवनली रिकॉर्ड्स में इस तरह के मंत्र देखते थे तो वे आमतौर पर उन्हें एक तरफ फेंक देते थे और आगे उनका अध्ययन नहीं करते थे। मंत्रों की शक्ति के संदर्भ में फ्लोर ऑफ हेवनली रिकॉर्ड्स में हजारों मंत्र थे जो इन दो साधारण मंत्रों को सरपास कर जाते। हालांकि यह सोल गाइड जैसा लो लेवल स्पेल था जिसने पूरे युद्ध की सिचुएशन को यूं ही बदल दिया था, जिससे युयुआन चुयु जैसे बॉर्डर कमांडर को भारी झटका लगा, जिससे लिजो की प्रोटेक्ट करना मुश्किल हो गया। सोल गाइड और गोस्ट ट्रांसफरिंग गॉड डिस्पैचिंग रून्स कमांड में बिल्कुल भी पावर नहीं थी, लेकिन सही सिचुएशन में इन मंत्रों का उपयोग करके इस तरह के उपेक्षित मंत्रों से उत्पन्न होने वाली पावर हजारों मैन और हॉर्सेस वाली एक मैग्निफिसेंट आर्मी की शक्ति से कहीं अधिक होगी। यह ऑफिसर लिंडिंग भले ही ओपोनेंट साइड की ताकत हो, लेकिन उसका एक्सपीरियंस उनसे कहीं अधिक है। इससे वे भी तनाव में आ गए। चूंकि ऑफिसर लिंडिंग का एक्सपीरियंस और स्ट्रेंथ उनसे कहीं ज्यादा थी, अगर उन्हें कोई छोटा सा भी सुराग मिल जाता तो शायद वे बुरी तरह मर जाते। इसके अलावा भले ही ऑफिसर लिंडिंग को उनमें कोई दोष न मिले, फिर भी वे मर जाएंगे यदि वे हेवन वेव सिटी पहुंचने पर डेविल गॉड को नहीं बुला सके। भले ही उन्होंने डेविल गॉड को समन किया हो जो इटर्नल पीस की आर्मी का नरसंहार कर देगा, फिर भी उन्हें कैपिटल सिटी लौटने पर मरना होगा। चाहे वे इसे किसी भी दृष्टि से देखें, यह निश्चित रूप से मृत्यु का अंत था। अगर हम सब मिलकर उस पर मर्सीलेसली से हमला कर सकें तो क्या हम इस ग्रेट एक्सपर्ट से छुटकारा पा सकेंगे? किन म्यू ने मन ही मन हिसाब लगाया और उसे लगा कि उसकी विक्ट्री पक्की नहीं है। लेकिन जब तक वह ड्रैगन कैलिन को कोई कदम उठाने पर मजबूर नहीं कर पाता, ड्रैगन कैलिन हमेशा मुश्किलों के आगे झुकने वाला स्वभाव रखता है। उसे अपनी जान जोखिम में डालने पर मजबूर करना शायद मुश्किल होगा। हम 13 डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर्स से छुटकारा पा सकते हैं, तो हम 7 स्टार्स रियलम के एक्सपर्ट से क्यों नहीं निपट सकते? किन म्यू की नजरें डगमगा गईं। वे कई मील आगे बढ़े और अचानक उन्हें चीखने की आवाजें सुनाई दीं। डाकुओं का एक दल कत्लेआम करता हुआ आया और ये डाकू बिल्कुल भी कमजोर नहीं थे। डाकुओं का हेड एक डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर था, जबकि बाकी मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिशनर थे। हर कोई उन्हें मारने के लिए लालायित था। तभी ऑफिसर लिंडिंग मुस्कुराए। चिंता मत करो, वे बस कुछ कीड़े मकोड़े हैं, उन्हें आने दो। उन डाकुओं ने कत्लेआम मचा दिया और ऑफिसर लिंडिंग ने बस एक हाथ उठाया और एक मुद्रा का परफॉर्म किया। पाल्म में थंडर के साथ एक तेज धमाका हुआ और व्हाइट लाइट की एक चमक के साथ दर्जनों डाकुओं के शरीर एक्सप्लोड हो गए। यहाँ तक कि डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर भी मौके पर ही एक्सप्लोड हो गया और मर गया। थंडर इन पाल्म ऑफ द बैटल टेक्निक स्कूल! किन म्यू का हार्ट तेजी से धड़क उठा और उसे इंस्टेंटली अपने हाथ में एक थॉर्नी प्रॉब्लम का एहसास हुआ। बैटल टेक्निक स्कूल के स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिशनर्स के सामने छिपकर हमला करना बिल्कुल बेकार था। वे सभी 5 एलिमेंट्स रेल्म के मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिशनर्स थे, इसलिए अगर वे उस पर कूद पड़ते तो ज्यादा से ज्यादा ऑफिसर लिंडिंग की पीठ खुजला पाते, उसे चोट नहीं पहुंचा पाते। अपने दिल में चिंता के साथ वे केवल ऑफिसर लिंडिंग का हेवन वेव सिटी की ओर अनुसरण कर सकते थे। किन म्यू ने पूछा, जनरल लिंडिंग, क्या मैं पूछ सकता हूं कि जनरल शियाओई की बैकग्राउंड क्या है? ऑफिसर लिंडिंग ने प्रशंसा के भाव प्रकट करते हुए कहा, जनरल शियाओई जस्टिस एग्जिस्ट कंट्री के क्राउन प्रिंस हैं और जस्टिस एग्जिस्ट कंट्री के विलय के बाद एम्परर को एक अलग सरनेम के साथ राजा का दर्जा दिया गया, जबकि जनरल शियाओई को प्रिंस शियाओई का दर्जा दिया गया। अब जबकि इंपीरियल प्रिसेप्टर इस दुनिया में स्किल्स को अस्त व्यस्त कर रहे हैं, यह डेविल के पाथ पर है। यह जनरल शियाओई के लिए एक अवसर है और हो सकता है कि वह अपना साम्राज्य फिर से खड़ा कर सकें। हेवन वेव सिटी बिल्कुल सामने है। उनके सामने सर्जिंग रिवर के किनारे माउंटेन शिखरों की एक अटूट श्रृंखला थी। माउंटेन सर्जिंग रिवर को अपने चारों ओर से घेर रहे थे और सर्जिंग रिवर को चीरते हुए पहाड़ों पर हेवन वेव सिटी बस रहा था। नीचे खड़ी चट्टानें और खड़ी चट्टानें थीं, जिनकी वजह से सर्जिंग रिवर यहाँ और भी ज्यादा गंभीर हो गई थी। जब भी ऊंची लहरें चट्टानों से टकरातीं, तो दुनिया को हिला देने वाले धमाके होते। जो लहरें टूट गईं, वे आसमान में ऊंची उठ गईं, मानो आसमान में सफेद बादलों से असंख्य व्हाइट जेड मोती गिर रहे हों। लहरें बादलों को छूती हुई सीधे हेवन तक पहुंचती हैं। इस तरह से हेवन वेव सिटी अस्तित्व में आई।
इस समय हेवन वेव सिटी में हर जगह विद्रोही सेना के सैनिक थे जो नदी के उस पार इटर्नल पीस एम्पायर की सेना को देख रहे थे, अपने वेपन्स को पकड़े हुए थे और अपनी चाल चलने के लिए समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। ऑफिसर लिंडिंग उन्हें हेवन वेव सिटी ले आए और कहा, इस जगह की गार्ड करने वाला पर्सन कल्ट मास्टर लेवल का एक एग्जिस्टेंस है, ड्रैगन राइडर सेक्ट का ड्रैगन किंग। आपने उसे पहले भी सुना होगा, है ना? हालांकि ड्रैगन किंग की क्षमता उतनी ज्यादा नहीं है, फिर भी उसने एक फ्लूड ड्रैगन पाला था और यह फ्लूड ड्रैगन शक्तिशाली है। यह लाइफ एंड डेथ रियलम के पावरफुल प्रैक्टिशनर्स को बिना किसी समस्या के मार सकता है। ये सामने वाले ड्रैगन किंग का बेटा लॉन्ग जियाओनान है। पहरा दे रहा सेनापति एक सुंदर और फ्लर्टाशस मेल था जिसने चटक रंग का गाउन पहना हुआ था। उसके चेहरे पर गहरा मेकअप था और उसकी आंखें बहुत उत्तेजक लग रही थीं। वह ड्रैगन राइडर सेक्ट का यंग सेक्ट मास्टर लॉन्ग जियाओनान था। ऑफिसर लिंडिंग कुछ पूछताछ करने के लिए किन म्यू को आगे लाए। लॉन्ग जियाओनान ने उनसे अभिवादन किया और अचानक किन म्यू को देखकर थोड़ा चौंक गए। यह व्यक्ति फेमिलियर लग रहा है। किन म्यू को दिल में घबराहट महसूस हुई और उसने अभिवादन करने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। जब वह पहली बार कैपिटल सिटी में दाखिल हुआ तो उसने वेई योंग के साथ टॉम रिवर से कैपिटल सिटी की ओर जा रहे शिप पर कब्जा कर लिया था। लॉन्ग जियाओनान ने एक विशाल सांप को हवा में उड़ाकर शिप पर सवार सभी लोगों को मार डाला था। सिर्फ वेई योंग और वेई योंग ही अपनी जान बचाकर भाग पाए थे। जल्दबाजी में लॉन्ग जियाओनान ने शायद उसका चेहरा पहले ही देख लिया था। ये कुछ लोग ग्रेट माउंटेन सेक्ट के शिष्य हैं, ऑफिसर लिन डिंग ने परिचय दिया। उन्होंने डियर काउंटी में एक डेविल गॉड को समन किया था, इसलिए जनरल शियाओई चाहते थे कि वे यहाँ हेवन वेव सिटी में अपने मंत्रों का जाप करें ताकि बैटल में हमारी सहायता के लिए एक डेविल गॉड को समन किया जा सके। लॉन्ग जियाओनान को याद नहीं आ रहा था कि वह किन म्यू से पहले कहाँ मिला था, लेकिन उसकी आंखें चमक उठीं और वह हंसते हुए बोली, डेविल गॉड को समन कर रहे हो? खैर, ये दिलचस्प है। तुम लोगों को किस मैजिकल आर्टिफैक्ट की जरूरत है? मैं तुम्हारे लिए तैयार कर दूंगी। किन म्यू ने तुरंत कहा, हमें सिर्फ 13 x 13 गज चौड़ी व्हाइट बोन की एक सैक्रिफिशियल ऑल्टर चाहिए। इसे बोन से बनाना होगा और ऑल्टर के चबूतरे पर खोपड़ियां बिछानी होंगी। खोपड़ियों की आंखों के गड्ढे ऊपर की ओर होने चाहिए और वे टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए। कितनी परेशानी वाली बात है। लॉन्ग जियाओनान मुस्कुराया। केओस टाइम में लाशें बहुत होती हैं। जरा रुको, मैं लोगों को सैक्रिफिशियल ऑल्टर तैयार करने का आदेश देता हूँ। अगर बोन्स पर्याप्त नहीं हुई तो हम उसकी भरपाई के लिए कुछ लोगों को मार देंगे। हेवन वेव सिटी के लोगों की जिंदगी बेकार है। किन म्यू ने कहा, हम एक सीक्रेट आर्ट का प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए हमें डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता है। इसलिए जनरल लॉन्ग जियाओनान ने उसे प्यार भरी नजरों से देखा और किन म्यू के रोंगटे खड़े हो गए। लॉन्ग जियाओनान मुस्कुराया, मैं समझता हूँ, तुम निश्चिंत रहो। मैं सैक्रिफिशियल ऑल्टर के बाहर सोल्जर्स को तैनात कर दूंगा। लेकिन अगर तुम डेविल गॉड को समन कर मुझे बेवकूफ नहीं बना पाए तो मैं तुम्हारा पूरा होलिया बदल दूंगा। चेन वानयुन, युनक्यू और वुल्फ स्लेव के रोंगटे खड़े हो गए। दूसरी ओर सी युनशियांग और यू किंग होंग अभी भी नॉर्मल महसूस कर रहे थे। कुछ ही समय बाद लॉन्ग जियाओनान ने अपने सबॉर्डिनेट्स को हेवन वेव सिटी में एक व्हाइट बोन सैक्रिफिशियल ऑल्टर बनाने का आदेश दे दिया था। यह ऑल्टर सिटी लॉर्ड की जागीर में स्थित थी। लॉन्ग जियाओनान ने सोल्जर्स को विदा कर दिया और उन्हें बाहर तैनात कर दिया ताकि वे किन म्यू और बाकी लोगों को स्पेल कास्ट करते हुए न देख सकें। किन म्यू ने चारों ओर देखा और देखा कि 100 से अधिक सैनिक बाहर तैनात थे और उनके लिए वहां से निकलना लगभग इम्पॉसिबल था। सैक्रिफिशियल ऑल्टर पर सबने किन म्यू की ओर देखा। चेन वानियुन ने धीमी आवाज में कहा, हम अब दुश्मनों के इलाके में पहुंच गए हैं। सीनियर अंकल चिन, आप ही बुलाएंगे। आखिरकार उसने अपना रुख बदला और किन म्यू को बड़ा चाचा कहा। हालांकि युन क्यू और यूकिंगहोंग हैरान थे, फिर भी उन्होंने कोई पूछताछ नहीं की। किन म्यू ने गंभीरता से कहा, बेशक, हम डेविल को समन करने के लिए मंत्र पढ़ते हैं, डेविल गॉड को आमंत्रित करते हैं। युन क्यू सदमे में उछल पड़ा और चिल्लाया, हमने पहले सैक्रिफिशियल ऑल्टर के मंत्र नहीं सीखे हैं। हम डेविल गॉड को कैसे बुला सकते हैं? मैंने पहले भी सीखा है। किन म्यू ने डेविल गॉड की मूर्ति को उठाकर सैक्रिफिशियल ऑल्टर पर रख दिया। फिर उसने चारों कोनों पर लगे व्हाइट बैनर्स पर वार किया और कहा, मैं ही इस डेविल गॉड को बुलाकर भेजूंगा। ग्रेट माउंटेन सेक्ट को इस मंत्र को करने के लिए 13 लोगों की आवश्यकता है।
लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसे अकेले भी कर सकता हूँ, हालांकि यह थोड़ा मुश्किल होगा। यून क्यू ने झिझकते हुए कहा, अगर हम इटर्नल पीस एम्पायर्स आर्मी का संहार करने के लिए किसी डेविल गॉड को बुलाते हैं, तो हमारे पूरे परिवार को फांसी पर लटका दिया जाएगा। चिंता मत करो, डेविल गॉड को समन करने के लिए निश्चित रूप से कुछ चाल होनी चाहिए। वे डेविल गॉड को उत्पात मचाने नहीं देंगे, अन्यथा डेविल गॉड को समन करने वाले लोग भी मर जाते। किन म्यू की निगाहें डगमगा गईं और उसने एक धुंधली सांस छोड़ते हुए कहा, अगर हम डेविल गॉड को बुलाएं और उसे हेवन वेव सिटी पर हमला करने दें, तो मुझे लगता है कि हम केओस के दौरान बच सकते हैं। आप लोग आसपास की रक्षा करें और किसी भी हलचल से सावधान रहें। मैं स्पेल कास्ट करूंगा। सभी लोग तुरंत सैक्रिफिशियल ऑल्टर के चारों ओर पहरा देने लगे। किन म्यू ने टैलिस्मन ट्रेजर निकाला और 1024 सतहों पर अंकित रूणों को गौर से देखा, उन्हें कंठस्थ कर लिया। फिर उसने डेविल गॉड की मूर्ति पर अंकित रूणों को देखा, एक एक करके उनकी तुलना की, फिर मन ही मन कुछ बुदबुदाया और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उसकी वाइटल ची फूट पड़ी और वाइटल ची के थ्रेड्स ने 13 टैलिस्मन ट्रेजर को हवा में ऊपर उठा दिया, जो डेविल गॉड की मूर्ति के चारों ओर थे। उसकी नासिका और मुख गुहा से एक अस्पष्ट और एंशंट लैंग्वेज निकली। जैसे ही उसकी वाइटल ची ने टैलिस्मन ट्रेजर को रूपांतरित करने के लिए प्रेरित किया, टैलिस्मन ट्रेजर पर एक के बाद एक रूणों को प्रकाशित किया। फिर ये रून डेविल गॉड की मूर्ति पर चमक उठे और डेविल गॉड की मूर्ति के चारों ओर अंकित रूणों को प्रकाशित कर दिया। चेन वाणियुन और बाकी लोग हक्के बक्के रह गए। किन म्यू के मुंह से जो लैंग्वेज निकल रही थी, वह उनकी आम लैंग्वेज नहीं थी। यह उस लैंग्वेज से थोड़ी मिलती जुलती थी जो ग्रेट माउंटेन सेक्ट डेविल को बुलाते समय निकालता था, लेकिन यह उससे भी ज्यादा गहरी लग रही थी। यह डेविल लैंग्वेज है, सी युनशियांग ने धीमी आवाज में कहा। इस डेविल गॉड की मूर्ति के रोण एक एक करके चमक उठे। 13 टैलिस्मन ट्रेजर को नियंत्रित करने के लिए 1000 से ज्यादा ऋण और उनकी व्यवस्था को याद रखना जरूरी था। हालांकि किन म्यू ने अभी तक सर्वोच्च रहस्य के कंप्यूटेशनल कैनन में महारत हासिल नहीं की थी, फिर भी उसकी मेमोरीज में पहले से ही जबरदस्त सुधार आ चुका था, इसलिए वह उन्हें शांति से नियंत्रित कर सकता था। 1 घंटे बाद इस डेविल गॉड की मूर्ति पर लगे आधे से ज्यादा ऋण पहले ही उसके द्वारा प्रकाशित हो चुके थे। उसी समय जब वह डेविल लैंग्वेज का जाप कर रहा था, उसे लगा कि इस मूर्ति के जरिए उसने धीरे धीरे स्पेस और टाइम की गहराइयों में किसी डार्क वर्ल्ड के लिविंग बीइंग से कनेक्शन स्थापित कर लिया है। और इसी समय 10 से ज्यादा डाओइस्ट एक और डेविल गॉड की मूर्ति लेकर हेवन वेव सिटी की ओर तेजी से चल पड़े। जब ऑफिसर लिन डिंग ने इन डाओइस्ट्स को देखा, तो उन्होंने तुरंत मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। ग्रेट माउंटेन सेक्ट के आप लोग बिल्कुल सही आए हैं। आपके जूनियर ब्रदर्स और जूनियर सिस्टर्स इस समय शहर में डेविल को बुला रहे हैं। काफी समय हो गया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि खिनमू डेविल गॉड को समन कर पाएगा या नहीं? और क्या ये सभी लोग यहाँ से सही सलामत बचकर निकल पाएंगे? क्योंकि ये वाला वीडियो तो यहाँ ही खत्म होता है, मगर इसके आगे का एपिसोड बहुत जल्द ही अपलोड हो जाएगा। आगे का एपिसोड देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो